नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की शान लाल किला। पिछले 2 व्लॉग्स को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है और हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे मुगल इतिहास के इस खूबसूरत नमूने को। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लाल किला यानी रेड फोर्ट कैसे पहुंच सकते हैं। लाल किला अब बस या मेट्रो या प्राइवेट कैब से आ सकते हैं। सबसे आसान रास्ता है दिल्ली मेट्रो। यहाँ का सबसे पास का स्टेशन है लाल किला मेट्रो स्टेशन, जो वायलेट लाइन पर है। इसके गेट नंबर 4 से निकलते ही आपको सामने लाल किला दिख जाएगा। अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो आप चांदनी चौक स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। वहां से आप रिक्शा लेकर या पैदल चलकर 10-15 मिनट में लाल किला पहुंच जाएंगे। लाल किला हर हफ्ते ट्यूसडे से संडे सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 तक खुला रहता है। याद रखिएगा, मंडे को लाल किला बंद रहता है, तो मंडे का प्लान मत बनाइएगा। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, टिकट्स। लाल किला के अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स लेनी होंगी और इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। लाल किला के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ ही इनका टिकट काउंटर है, जहां से आप टिकट्स ले सकते हैं। टिकट के प्राइसेस कुछ इस तरह हैं। अगर आप सिर्फ किला घूमना चाहते हैं तो पर पर्सन टिकट 50 रुपए है, लेकिन अगर आप अंदर बने म्यूजियम्स भी देखना चाहते हैं तो टिकट प्राइस 80 रुपए है। एक अच्छी बात यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती, तो ये फैमिली ट्रिप के लिए और भी बढ़िया है। टिकट लेने के बाद बस सामने दिख रहे गेट से आपको सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो चलिए, अब देर किस बात की, सीधा मिलते हैं किले के अंदर। फाइनली दोस्तों, हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हम बढ़ रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं तो याद रखिएगा कि वो अंदर अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी चेक से पहले ही आपको उन्हें क्लोक रूम में जमा कराना होगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अब ज़रा मेरे लेफ्ट साइड देखिए, क्या आपको ये गहरी खाई दिख रही है? पुराने ज़माने में लाल किला इतना सुरक्षित इसलिए था क्योंकि इस किले के चारों तरफ ये गहरी खाई होती थी, जिसमें पानी और बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़े जाते थे। ये इसलिए था ताकि कोई भी दुश्मन या इंट्रूडर किले की दीवारों तक पहुंच ही ना सके। है ना अमेजिंग? सोचिए उस दौर में यहाँ से गुजरना कितना खतरनाक होता होगा। दोस्तों, जैसे ही हम लाल किले के मेन दरवाजे पर पहुंचे, हमारा स्वागत किया इन 2 भारी भरकम तोपों ने। मुगल हुकूमत के दौरान ये सिर्फ दिखावा नहीं थी, इनका इस्तेमाल उन दुश्मनों या अनइनवाइटेड घोड़े गाड़ियों को रोकने के लिए किया जाता था जो किले में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते थे। इन्हें देखकर ही समझ आता है कि किले की सुरक्षा कितनी तगड़ी रही होगी। आजकल तो ये सबके लिए एक फेवरेट फोटो स्पॉट बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ हर कोई, खासकर बच्चे, इन तोपों के साथ फोटोज खिंचवाने में बिजी हैं। चलिए हम भी अपनी फैमिली की एक क्लिक ले लेते हैं और फिर चलते हैं किले के और अंदर। दोस्तों, अब हम खड़े हैं एक बहुत ही गर्व वाले बोर्ड के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि यूनेस्को ने हमारे इस लाल किला कॉम्प्लेक्स को
पूरी दुनिया की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। ये सिर्फ हमारी दिल्ली या भारत की शान नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अनमोल खजाना है जिसे हमेशा के लिए संजो कर रखना जरूरी है। ये बोर्ड इस बात का सबूत है कि आप आज एक ऐसी जगह घूमने आए हैं जिसका महत्व पूरी दुनिया मानती है। तो जब भी आप यहाँ आएं, इस बोर्ड के साथ एक फोटो जरूर खिंचवाएं। दोस्तों, जैसे ही हम मेन गेट से अंदर आते हैं, हम एंटर्स करते हैं इस खूबसूरत कॉरिडोर में जिसे चट्टा चौक कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ ढेरों स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ लेडीज बैग से लेकर बच्चों के खिलौने और सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स तक सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मार्केट यहाँ क्यों है? मुगल जमाने में ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक रॉयल बाजार था। कहा जाता है कि शाहजहां ने इस मार्केट को इसलिए बनवाया था ताकि शाही खानदान की बेगमें और शहजादियां यहाँ बिना किले से बाहर गए शॉपिंग कर सके। उस वक्त यहाँ महंगे रेशमी कपड़े, असली मोती और कीमती जवाहरात यानी जूल्स बिका करते थे। आज वक्त बदल गया है, लेकिन इस जगह की रौनक वैसी ही है। ये शायद दुनिया के सबसे पुराने कवर्ड मार्केट्स में से एक है। तो अगर आप लाल किला आ रहे हैं तो यहाँ से एक छोटा सा सूवेनियर लेना तो बनता है। दोस्तों, अब हम खड़े हैं उस जगह पर जहां से पूरे देश का इतिहास जुड़ा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त में और जानते हैं इस आलीशान किले की कहानी। लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी यानी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया, तब उन्होंने इस किले की बुनियाद रखी। इस किले को बनने में पूरे 9 साल का वक्त लगा और ये 1648 में पूरा हुआ। इससे पहले मुगल आगरा के किले से राज करते थे, लेकिन शाहजहां एक ऐसी नई जगह चाहते थे जो उनकी शान और शौकत के मुताबिक हो। इसलिए उन्होंने शाहजहानाबाद शहर बसाया, जो आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और लाल किला उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और राजमहल या पैलेस था। उस जमाने में इस किले को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज के हिसाब से देखें तो ये अरबों खरबों रुपए होंगे। इसका आधा खर्चा सिर्फ किले के अंदर बने महलों की खूबसूरती और उन पर की गई नक्काशी पर हुआ था। इस किले के मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उन्होंने ही ताजमहल का डिजाइन भी बनाया था। इस किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। इसका आकार ऑक्टेगोनल है, यानी ये 8 कोनों वाला किला है। लाल किले ने मुगल सल्तनत का शबाब भी देखा और उनका पतन भी। बाद में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले से तिरंगा लहराया था। तब से हर साल 15 अगस्त को हमारे पीएम यहीं से देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने ये आलीशान सफ़ेद और लाल इमारत, जिसे नौबत खाना या नक्कार खाना कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मुगल ज़माने में ये किले का वेलकम पॉइंट था। यहाँ दिन में 5 बार नगाड़े, ड्रम्स और शहनाई बजाई जाती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा मकसद था बादशाह की आमद का ऐलान करना। जब भी कोई खास मेहमान या खुद बादशाह यहाँ से गुजरते थे, तो म्यूजिक बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। इस दरवाजे के बाद एक नियम था, बादशाह के अलावा कोई भी शख्स घोड़े या हाथी पर सवार होकर आगे नहीं जा सकता था। बड़े से बड़े मंत्रियों और राजकुमारों को भी यहाँ अपनी सवारी से उतरकर आगे पैदल ही जाना पड़ता था। ये बादशाह के सम्मान का एक तरीका था। आप देख सकते हैं इसकी आर्किटेक्चर कितनी सुंदर है। नीचे बड़े आर्चेज हैं और ऊपर छोटे छोटे झरोखे, जहाँ कभी संगीतकार बैठकर धुन बजाया करते थे। आज ये हम सब के लिए एक खूबसूरत फोटो स्पॉट है।
दोस्तों, नौबत खाना से निकलकर जैसे ही आप लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको ये शानदार नई बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये सारी म्यूजियम्स हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगर आप इन सारे म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको 80 रुपीज़ वाली टिकट लेनी होगी। इन म्यूजियम्स में मुगल दौर के हथियार, पुराने कपड़े और कई दुर्लभ मतलब रेयर चीज़ें रखी गई हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। और हाँ, इतना बड़ा किला घूमते घूमते अगर आप थक जाएं या भूख लग जाए तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कॉर्नर में एक कैंटीन भी है, जहाँ से आप लाइट स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या खाना खा सकते हैं। तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ खाइए और फिर से तैयार हो जाइए आगे की खूबसूरती देखने के लिए। दोस्तों, अब हम खड़े हैं किले के सबसे सुकून भरे हिस्से में। मेरे पीछे आप जो ये सफ़ेद मार्बल की सुंदर इमारत देख रहे हैं, इसे सावन पवेलियन कहते हैं। मुगल ज़माने में ये पवेलियन हयात बख्श बाग का हिस्सा था। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी दीवारों में जो छोटे छोटे निशे या खाने बने हैं, उनमें रात को मोमबत्तियाँ यानी कैंडल्स जलाई जाती थी। उनके सामने से जब पानी गिरता था तो वो नज़ारा बिल्कुल जन्नत जैसा लगता था। ये जगह दिखाती है कि मुगल्स को कुदरत और पानी के शोर से कितना लगाव था। अभी जो आप ये खूबसूरत सफ़ेद मार्बल की इमारत देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। ये वो जगह थी जहां बादशाह अपने सबसे खास मंत्रियों और विदेशी मेहमानों से मिलते थे। इसी इमारत की दीवारों पर वो मशहूर फारसी शेर लिखा है, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। यानी अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। ठीक इसके बगल में है खास महल, जो बादशाह का निजी निवास यानी प्राइवेट रेजिडेंस था। इन महलों की बारीकी और मार्बल पर की गई नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये दिखाता है कि उस जमाने में आर्किटेक्चर और कला यानी आर्ट कितनी उन्नत थी। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ कितनी भीड़ है, क्योंकि हर कोई इस जन्नत का एक दीदार करना चाहता है। चलिए, अब हम किले के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दीवाने आम में, जो कि लाल किला कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये आम जनता का दरबार था। आप मेरे चारों तरफ ये लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन के आलीशान खंबे और मेहरबे देख सकते हैं। इनकी बनावट और लाइन से लगे होने का तरीका इस इमारत को एक अलग ही ग्रैंड लुक देता है। यही वो जगह थी जहां मुगल बादशाह रोजाना आम जनता से मिलते थे और उनकी फरियाद या परेशानियां सुनते थे। इस हॉल के बीच में एक ऊंचा मार्बल का प्लेटफॉर्म या झरोखा बना हुआ है, जहां बादशाह बैठते थे। वो इतनी ऊंचाई पर था ताकि सभी लोग उन्हें साफ देख सकें। दोस्तों, सोचिए उस जमाने में यहाँ कितनी रौनक होती होगी, जब पूरा हॉल लोगों से भरा होता था और बादशाह यहाँ इंसाफ किया करते थे। ये बिल्डिंग मुगल आर्किटेक्चर और उनके शासन करने के तरीके का एक शानदार नमूना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर दिल्ली के इस आलीशान और ऐतिहासिक लाल किले का। हमने देखा कि कैसे शाहजहां ने इस जन्नत को जमीन पर उतारा था। हमने जाना उन मगरमच्छों वाली खाइयों के बारे में और देखा वो दरबार जहां कभी देश की किस्मत लिखी जाती थी। मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये दिन बहुत ही यादगार रहा। इतिहास के इन पन्नों को इतने करीब से देखना वाकई एक अनोखा अनुभव है। उम्मीद है आपको हमारे साथ लाल किले की ये सैर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये तीसरा यानी थर्ड व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किले का कौन सा हिस्सा सबसे बढ़िया लगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट मुझे और मेरी फैमिली को बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि हम ऐसे ही और नए नए व्लॉग्स आपके लिए बनाते रहें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अलविदा, नमस्ते।